आपने मुझे केमिस्ट्री पढ़ाते हुए देखा है, ठीक है ना, वीडियोस बनाते हुए देखा है। आज मैंने सोचा कि कुछ नया, कुछ तूफानी करते हैं, ठीक है। तो तूफानी ऐसा कर रहे हैं हम लोग, जैसे मैंने आप लोगों को पिछले बार भी अपने वीडियो में, केमिस्ट्री के वीडियो में, सर ने बताया होगा फिजिक्स के वीडियो में, कि हम लोग कुछ मोटिवेशनल सीरीज आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। तो उसी मोटिवेशनल सीरीज का पहला एपिसोड मैंने सोचा क्यों ना मैं ही इसे होस्ट करूं, है ना, क्योंकि यहाँ पर मेरे जो बच्चे हैं, हमारे जो FIM के एल्यूमिनाइज या हमारे जो FIM के बढ़िया, हमारे जो क्या कह सकती हूँ मैं उनको, स्टार्स हैं, ठीक है ना। तो उन स्टार्स के साथ हम लोग थोड़ी बातचीत यहाँ पे करने वाले हैं। और इस सीरीज का जो हमारा मेन मोटो है वो ये है कि हमारे जो बच्चे अभी एग्जाम देने वाले हैं, बहुत ही जल्दी हमारे बच्चे जो नीट और JEE के एग्जाम्स देने वाले हैं, उन बच्चों को कुछ हम लोग मोटिवेशन दे पाएं। वो बच्चे जो है इन बच्चों के एक्सपीरियंस से कुछ सीख पाएं, जिससे वो और अच्छा इन लास्ट दिनों को, इन आखिरी समय को उन लोगों को कैसे यूटिलाइज करना है वो चीज़ समझ पाएं इन बच्चों के एक्सपीरियंसेस से। और दूसरी चीज़, जो हमारे नए बच्चे हैं जो कि अभी जस्ट 10th से 11th में गए हैं, ठीक है, वो भी बहुत सारी डिफिकल्टीज को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे ड्यू टू दिस लॉकडाउन, ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस। वो भी इन बच्चों के एक्सपीरियंसेस से कुछ सीख पाए। तो ये हम लोगों का यहाँ पे मोटिव है, ठीक है। तो आज मेरा पहला बच्चा, मेरा पहला एल्यूमिनाई किरण हमारे साथ है। सो ओवर टू यू किरण, ठीक है। किरण अपना इंट्रोडक्शन लेसन तो जो मैं दे चुकी हूँ, बाकी चीजें किरण बता देगी और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन आयर्स जो है यहाँ पे करेंगे, ठीक है। सो किरण। Hi, I am Kiran Katole. I am studying in Sri Vasantarav Naik Government College, SVN GMC. मेरा यहाँ पे आना मोटिव, मतलब यहाँ की जगह तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी मेरे लिए, काफ़ी नॉलेज से भरी हुई थी, इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे मुझे मतलब बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट था, क्योंकि यहाँ के टीचर्स इतने फ्रेंडली थे कि मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे सारे प्रॉब्लम्स मेरे सॉर्ट आउट थे पूरे। ओके, सो किरण, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कैसे स्टार्ट किया, मतलब कैसे शुरू किया। अभी जैसे देखेंगे तो किरण ऑलरेडी फर्स्ट ईयर MBBS में है, ठीक है, बट इसने स्टार्ट कैसे किया, कैसे आया तुम्हारे दिमाग में ये थॉट कि मुझे डॉक्टर बनना है। ऑल दो चीज़ें इतनी डिफिकल्ट हैं, ठीक है, बट कैसे चीज़ें ये दिमाग में आई कि मुझे MBBS करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इस प्रोफेशन में जाना है, कैसे आया? बचपन में मेरी मम्मा मुझे बताती थी कि मैं जब छोटी थी तब मैं अपने भाई का ऑपरेशन करती थी। तो शी इज लाइक बचपन से ही तुम छुरी लेके पीछे, अच्छा ओके, बचपन से ही छुरी लेके दौड़ती थी। तो मम्मा वाज लाइक कि मम्मा का भी सपना था कि मैं वो डॉक्टर बने, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बन पाई। तो इट वाज लाइक कि उनका सपना मुझे भी करना है और मैं इंटरेस्टेड थी पहले से ही। और मेरे फैमिली में एक ही मेरी सिस्टर थी, वो भी मतलब कर रही थी ट्राई MBBS के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं मिला, वो भी MS में गई। तो मेरे पापा वाज लाइक कि देखो अब मेरी ही बेटी बनेगी, पूरे फैमिली में सिर्फ मेरी एक बेटी MBBS थी, तो वो अलग मोटिवेशन था मेरे लिए। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे नीट ही करना है और मुझे MBBS ही करना है। मम्मी पापा को प्राउड फील करना, हाँ। कुल मिला के मम्मी पापा का नाम रोशन करना था, भाई सपना पूरा करना है, आज्ञाकारी बेटी है, ठीक है। तो इस चक्कर में किरण जो है चली गई MBBS की तरफ, ठीक है। नीट डिसाइड कर लिया हमने ना, नीट होता है हमारे से, तो नीट डिसाइड कर लिया किरण ने कि इसे नीट के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो कैसे स्टार्ट किया प्रिपरेशन, कैसे स्टार्ट किया तुमने? 10th से पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया था या 10th के बाद स्टार्ट किया? क्या थॉट्स थे प्रिपरेशन स्टार्ट करते हुए? हाउ यू स्टार्टेड? 10th के टाइम पे मतलब मुझे इतना कुछ नॉलेज था ही नहीं कि नीट में क्या क्या करना पड़ता है, कैसे प्रिपेयर करना पड़ता है। नॉर्मली नहीं होता है, सारे बच्चों को नहीं होता है। जब आप 10th से जैसे ही आगे आते हो तो नॉर्मली बच्चों को नहीं होता है। वैसे किरण को भी नॉलेज नहीं था, ठीक है, फिर कैसे किया? मेरे रिलेटिव्स वाज लाइक नहीं नीट नहीं करना, बहुत हार्ड है, तुमसे नहीं होगा। शर्मा जी की बेटी कर रही है, तुम नहीं करना। तो मेरे पेरेंट्स वाज लाइक कि नहीं, तू देख क्या करना है, हम तेरे साथ हैं बस। और फिर मतलब थोड़ा था सपोर्ट फैमिली का। भाई वाज लाइक कि तेको जो करना है तो वो कर, हम तेरे साथ हैं बस। फिर पापा के फ्रेंड की भाई सपोर्ट करते हैं, बहुत बड़ा सपोर्ट मेरा भाई है। मेरे सारे डिसीजन मेरा भाई लेता है, बड़े भाई होते हैं। तो फिर मेरे पापा के फ्रेंड जो थे उनकी बेटी सर से ऑलरेडी पढ़ चुकी थी, तो पापा के साथ उनके फ्रेंड हमेशा ट्रैवल करते थे। तो वही मेरी बेटी वो, तो उन्हें लगा कि हाँ इनकी बेटी है तो इनकी रेफरेंस से जाए। तो मैं पहली बार यहाँ पे जब आई थी तब सोनी सर से मिली थी, और सोनी सर का पर्सनैलिटी ऐसा था कि मैं देख के इट वाज लाइक यहाँ होना चाहिए। और सर की बातें इतनी मोटिवेटिंग थी। फर्स्ट टाइम मैंने बात की थी, बट इट वाज लाइक सो फ्रेंडली टू टॉक टू हिम, मतलब बहुत अच्छा था। और पहली चीज जो मैंने यहाँ पर एंटर की और मैंने सिर्फ एक बोर्ड पढ़ा, डॉक्टर टी ऑफ द कंट्री।
नॉक द टी ऑफ द कांट, मैं बता दूं आप लोगों को, नॉक द टी ऑफ द कांट दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ। ये हमारे बच्चों की दी हुई टैगलाइन है बेसिकली। हमारा जो सबसे फर्स्ट बैच था FIM का, सबसे फर्स्ट बैच, उस बैच के हमारे 2 बच्चे थे, निशा और वैष्णवी। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो वो दोनों बच्चों ने हमें टीचर्स डे पे ये टैगलाइन गिफ्ट की थी, नॉक द टी ऑफ द कांट। ये हमेशा चलता है FIM के साथ, ठीक है, एंड वाज वेरी मोटिवेटिंग फॉर यू। हाँ, ओके। फिर सर ने जैसे बताया कि नीट कैसे प्रिपेयर करना है, तो सर की बातें सुन के ज़्यादा मोटिवेट हुई मैं कि नीट करना चाहिए। मतलब जेई में मैं मैथ्स में कच्ची थी पहले तो मेरा तो मोटिव था ही नहीं कि जेई में जाना है मुझे। बट जब सर ने बताया नीट में इतना ज़्यादा स्कोप है और आगे जाके मतलब मेरा भी एक ड्रीम था कि MBBS जाना ही है मुझे। यानी बेसिकली सर ने जब चीजें और क्लियर आउट कर दी तो मैं ज़्यादा क्लियर और ज्यादा अपने थॉट्स को लेके तुम क्लियर हो गई कि नहीं, अब तो मुझे नीट की तरफ ही जाना है और तुम कुछ कर पाओगी उसमें, ठीक है। तो बेसिकली सोनी सर से जब तुमने वो सारी काउंसलिंग ली, हम उसको काउंसलिंग कहते हैं, जब भी बच्चे हमारे पास आते हैं यहाँ पर, जब उन्हें कुछ चीज़ें नहीं पता होती है तो मैं या सर या हमारा स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो उन्हें काउंसिल करते हैं, उन्हें करियर गाइडेंस देते हैं, जिससे कि चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं उनके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से तुमने फिर FIM ज्वाइन किया। ओके, तो जब तुमने FIM ज्वाइन किया, ठीक है, तो क्या मतलब मोटिवेशन तो बहुत ज्यादा था नीट के प्रिपरेशन को लेकर। तो जब डे 1 से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, जब हमने प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, जब हमने तुम्हें पढ़ाना शुरू किया, तब धीरे धीरे क्या थॉट्स आए, तुमने कैसे कोप अप किया? किरण बताओ जरा हमारे बच्चों को, क्योंकि हमारे बहुत सारे नए बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं जो अभी 10th से जस्ट 11th में गए हैं, नीट लिया होगा, जेई लिया होगा, आइदर आप FIM का हिस्सा होंगे या फिर आप किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट का हिस्सा होंगे। देखो जहां पर भी हो, जो फीलिंग है एक बच्चे का वो ऑल्दो सेम ही रहता है, ठीक है। ये बच्चा उसी फीलिंग से जा चुका है और शायद आप लोग जा रहे हैं, तो मे बी आप शायद रिलेट कर पाए। तो किरण प्लीज बताओ बच्चे कि तुमने क्या फील किया था उस टाइम? पहला दिन तो ऐसा था, सर आए और सर ने कुछ नहीं कहा, बस इंट्रो भी था, इंट्रो भी नहीं हुआ था। इनफैक्ट सर ने बस हमको बोल दिया था पोंगे हो तुम लोग, तुम चमकोगे क्या? और हम समझ रहे थे कि चमकोगे मतलब होता है तुम एकदम ऐसे स्पार्क होगे, ब्राइट स्टूडेंट्स बनोगे, बट हमें कहाँ पता था चमकोगे मतलब धोना होता है। अच्छा, मतलब पहले दिन ही तुम्हें चमका दिया हम लोग, हम कंफ्यूजन, मतलब हमें पोंगे बोलता हूँ खुश हो या नाराज है हमें पता ही नहीं था। तो पोंगे का मतलब नहीं पता था। मेरे सारे FIM वाले रिलेट कर पाएंगे पोंगे को, ठीक है। चलो। पहला दिन सर ने बोर्ड पे बुलाया, वन ऑफ माई कॉलीग गई और सर ने बोला न्यूटन्स लॉ लिखो। सब लिख दे। हमें लगा कि बस ऐसा ही है, ठीक है फिर तो चल जाएगा। फिर 2-3 घंटे इंटरैक्ट हुए, फ्रेंड्स वगैरह बनाए और वापस। सेकेंड डे जब आया तब सर ने एकदम आए धड़ पढ़ाना शुरू और क्लास पे बोर्ड पे लिख दिए क्वेश्चंस और ये लाइक ये हमें सॉल्व करना है। सही में एक भी सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगी आप हमें। फिर सर ने तुम अप्लाई तो करो, मैं हूँ ना बताऊंगा। फिर वही सब जर्नी चालू हो गई। बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम भी हुई थी सॉल्व करने में, बट सर वॉज ऑलवेज बिहाइंड अस कि वो हमेशा रेडी थे हमें बताने के लिए। और तो और हम लोग ऐसे बच्चे थे कि हम जाते ही नहीं थे सर के पास, सर खुद हमारे पास मोस्टली बच्चे ऐसा रहता है बच्चों के मन में कि यार बहुत ज्यादा फियर है सर को देखकर, है ना। और वही बच्चे जो है मेरे से थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, बट ऐसा नहीं है ना। वो बहुत सही मतलब गाइड करेंगे आपको, आप जाओ जरूर, कोई किसी तरह का डर नहीं रखो। हम लोग हमेशा बच्चों को कहते रहते हैं कि भाई कोई जरूरत नहीं है आपको हम लोगों से डरने की, हम भाई टीचर्स हैं, ड्रैकुलास थोड़ी है यार, खा जाएंगे तुम लोगों को, है ना। तो कोई जरूरत नहीं है डरने की, बिल्कुल इंटरैक्ट करो फ्रीली। तो फिर सर बुलाते रहते थे हमें, आओ डाउट पूछते, हम जाते ही नहीं थे। फिर सर एकदम से जब हम कोई भी नहीं आता था, हमारे स्टडी आवर्स होते थे यहाँ पे, आपको याद ही होगा यहाँ पे स्टडी आवर्स होते थे। मतलब हमारा डे रूटीन ही FIM से चालू होता था। 8 बजे बस वहाँ से उठो, 7 बजे और यहाँ पे आ जाओ, और पूरा टाइम यहीं पे रहते थे हम लोग, 7-8 सब यहीं पे। मतलब इट वॉज अ सेकेंड हाउस फॉर मी। FIM इतना अच्छा हो गया था मेरे लिए कि घर पे ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती थी स्टार्टिंग में, और अभी यहाँ पे जैसे आई मैं FIM में तो पूरा डे रूटीन इतना स्ट्रिक्ट था और इतना फिक्स था कि मतलब स्टडी आवर्स में भी एकदम डिवाइडेड वर्क दिया गया था हमें कि इतना करना है और करना ही है तुम्हें, और कुछ कहीं भाग ही नहीं सकते थे हम लोग। मतलब आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, आप यहाँ आ चुके हो, ठीक है, और तुमको यही करना है। हाँ, तो टीचर जेल जैसी फीलिंग नहीं, मतलब कभी कभी आती थी जब एकदम बोर हो जाते थे कि एकदम पढ़ गए। अच्छा, उसके लिए FIM में कुछ करते थे हम लोग? हाँ मूवीज देखते थे। हाँ,
याद है मुझे मूवी, पहली मूवी याद है। वो भी पहली मूवी देखी थी, हॉरर मूवी, हॉरर मूवी लाइट्स आउट, मुझे अभी भी याद है। लाइट्स आउट देखी थी, है ना। प्रोजेक्टर पे मस्त लगा के चिप्स समोसा सारा थिएटर वाला फीलिंग था, बड़ा मजा आया था। यहाँ पे पार्टीज तो मतलब बहुत ही अच्छी थी, मतलब कहीं और मेरे फ्रेंड्स बोलते नहीं है कि यहाँ पे मतलब सारे इंस्टीट्यूट्स में मेरे फ्रेंड्स की बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कोई एंटरटेनमेंट अगर नहीं होता उससे, तो मतलब वो लोग भी बोर हो गए थे। मतलब जब अभी मैं बात करती हूँ तो वही कि हमारे इसमें कुछ ऐसा खास था ही नहीं, बट मैं जब बताती हूँ मेरा एफआईएम वाला एक्सपीरियंस तब बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इवन यहाँ पे हमारे स्लीपिंग आवर्स होते थे। स्लीपिंग आवर्स होते थे, एग्जैक्टली। मुझे रिमेम्बर, मतलब आई आल्सो रिमेम्बर कि स्लीपिंग आवर्स के वक्त हम लोगों ने कुछ समय आप लोगों को दे दिया, यानी कुछ 20 मिनट्स 25 मिनट्स अ डे। जब बच्चे बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं पढ़ाई को लेकर के, तो सारे लाइट्स ऑफ कर दो, सारे पर्दे वर्दे लगा दो, एसी चालू कर दो, एकदम शांत म्यूजिक बजाओ जिसमें बच्चा थोड़ी देर सो जाए, सो दैट लिटरली सो जाते हैं, सो दैट दे कैन फील रिफ्रेश। जब आप एक बार रिफ्रेश हो जाते हो तब आपका दिमाग तो एकदम से खुल जाता है और फिर आप ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हो, है ना। तो ये भी चीज थी, हम लोग ये चीज भी की थी हम लोगों ने एफआईएम के अंदर। और कैसी रही तुम्हारी जर्नी बाकी सब्जेक्ट्स को लेकर, यानी केमिस्ट्री, बायो तो मतलब बायो के लिए एनसीईआरटी मेरी मतलब होली बुक टाइप की थी, एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस, बहुत ज्यादा फोकस था। फिजिक्स के लिए तो मैं कॉपी रेफर करती थी और सर की दी हुई शीट्स, क्योंकि कॉपीज में इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे कि मतलब कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं थी। सर का यही था कि तुम कॉपी तो करो पहले, फिर बाद में दूसरी बुक करना, और वो सही भी था क्योंकि हमें कॉपी का ही ज्यादातर नहीं आता था और हम बस जम करने का सोचते थे, जो कि गलत था हमारे लिए, हमें पता था बट फिर भी वही पता नहीं क्यों। हम इससे बच्चों को ये एडवाइस करेंगे कि बायो जो है वो फॉर एनसीईआरटी एंड वो फॉर शीट्स, और फिजिक्स के लिए गो फॉर कॉपी एंड शीट्स। वही केमिस्ट्री के लिए भी बोलूंगी कि आपकी नोट्स जो थी, स्पेशली मेरे को इनऑर्गेनिक की नोट्स, मैंने शीट्स कम पढ़ी है इनऑर्गेनिक की और आपके नोट्स ज्यादा पढ़ी है, क्योंकि वो आप जो हाईलाइट करके देते थे हर इक्वेशन स्टार मार के रंगी बिरंगी पूरा बना लो नोट्स। अच्छा। मेरी तो कॉपी पूरी कलर से भरी थी, और वो पता है एकदम मोनोटोनस नहीं होता है, एकदम कलरफुल दिखाना कॉपी, तो ना पढ़ने की इच्छा होती थी मुझे, और वो टेक्निक आपसे सीखी थी मैंने, और मैं सजेस्ट भी करूंगी कि सब जन ऐसा ही करे कि थोड़ी नोट्स क्रिएटिव बनाए, अपने मन से बनाए, अच्छे नोट्स बनाओ। हाँ एग्जैक्टली, हम लोग भी यही बोलते हैं कि अच्छे नोट्स बनाओ, ठीक है। अभी जो बच्चे घर बैठ के पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, उनको भी हम यही सजेस्ट करेंगे कि नोट्स जो है आप लोग काफी अच्छे बनाएं, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करें, क्या प्रेफर करें, अपनी क्लास वर्क कॉपी प्रेफर करें, एनसीईआरटी प्रेफर करें, और अपने शीट्स प्रेफर करें, है ना। तो ये इस तरह का हम लोगों ने प्रेपरेशन कर लिया। और फिर जब तुम्हारा लास्ट क्लास का टाइम आया था, यानी जब तुम्हारा एग्जाम का टाइम आया था, ठीक है, तो एग्जाम के टाइम पे जब हम 12th की तरफ मूव ऑन किए, 11th से 12th की तरफ मूव ऑन किए, तो 11th से हम 12th की तरफ मूव ऑन किए, तब तुम्हारा तो बोर्ड्स भी आ गया होगा साथ में। तब तुमने कैसे मैनेज किया कॉम्पिटिटिव स्टडी और साथ में बोर्ड्स भी जो था, वो सारा कुछ कैसे सिंक किया तुमने, जिससे तुम बैलेंस बना पाई दोनों चीजों में? क्योंकि ये प्रॉब्लम भी मेरे बहुत सारे बच्चे फेस कर रहे होंगे जो अभी 11th से 12th मूव ऑन कर रहे होंगे, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एक टेंशन होगा कि यार कैसे हम बोर्ड्स को मैनेज करें अपने नीट के साथ या अपने जेई के साथ। तो हमारा अपना सक्सेसफुल बच्चा 12th में भी काफी अच्छा % बच्चा ले आया था, तो ये आपको बताइए कि किरण कि किस तरीके से इसने मैनेज किया, सो दैट यू कैन गेट एनी काइंड ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम अस। अगर सच बोलो तो मुझे मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सोनी सर ने इतना अच्छा टाइम टेबल अरेंज करके दिया था कि हम लोग नीट भी साइड बाय साइड कर रहे थे और बोर्ड्स भी कर रहे थे, नीट के टॉपिक वाइज टेस्ट भी हो रहे थे, और उसी के साथ जो हम नीट में पढ़ रहे थे वही थोड़ा सा हम लोग टेक्स्ट बुक सर पढ़वा के वही समझा देते थे, क्योंकि सेम ही था दोनों साइड में, बस प्रॉब्लम ये था कि लिखना पड़ता था वहाँ पे, बोर्ड में आपको लिखना पड़ता। हाँ, तो सर का यही था कि मैं कर दूंगा, मतलब मैं पढ़ा देता हूँ एक बार पूरा टेक्स्ट बुक से, उसके बाद टेस्ट हो जाती थी हमारी, मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट होती थी, तो उसके कारण इतना ज़्यादा हेल्प हुआ कि जब मेन टेस्ट आया था एक बार तो लिखने वाली प्रैक्टिस हो ही गई थी, तो ज़्यादा मैनेज करने की जरूरत नहीं थी, यानी आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लगा, क्योंकि साइमल्टेनियस टेस्ट भी बोर्ड्स के आपके हो रहे थे, यानी नीट के साथ साथ बोर्ड्स के भी टेस्ट हो रहे थे। तो इससे जो हमारे नए बच्चे हैं, तुम क्या एडवाइस करना चाहोगी? मैं ये बोलूँगी कि नीट को एकदम बंद नहीं कर देना, उसे साइड बाय साइड चलते रहना चाहिए, और इवन बोर्ड्स अगर आ भी रहे साथ में तुम्हारे, तो मतलब
उसे भी पढ़ते रहो। अगर नीट में अगर ये टॉपिक हुआ है तो बोर्ड्स में भी वही खोल के पढ़ लो वहाँ पे, तो ज्यादा इजी हो जाता है। सेम टॉपिक्स को सेम टाइम पे प्रिपेयर करते रहो, जिससे साइमल्टेनियस प्रिपरेशन हो जाए। इवन नीट ज्यादा टफ है फिजिक्स का, तो मतलब बोर्ड ज्यादा इजी है, तो बहुत जल्दी रिलेट हो जाता है और बहुत अच्छे से मतलब कंसेप्ट अगर क्लियर है तो बहुत अच्छे से आराम से हो जाता है बोर्ड्स का भी। ओके, और टेस्ट के लिए क्या बोलूँगी? अभी जैसे हम लोग देखते हैं बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो कि अभी एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, तो हम लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं हर साल, और इस साल भी हम लोग कर रहे हैं कि बच्चे जो है इस समय पे बहुत टेस्ट देने से घबराने लगते हैं, है ना? तो ये घबराहट तुम्हारे अंदर भी होती थी क्या? हाँ, स्टार्टिंग में मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यार फिर से टेस्ट आ गई, या फिर से टेस्ट आ गई, बट जब ऐसा पता चला, मतलब जब पेपर के गो थ्रू होता था, जब पूरा पेपर हो गया और खुद अभी रिकॉग्नाइज करना है कि क्या कहाँ गलती हुई, जब वो पेपर देखती थी तब ऐसा लगता था कि यार ये तो पढ़ा है, ये तो आया नहीं मुझे। तो फिर उसी पेपर के ऊपर वर्कआउट जब किया तब थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, और पेपर सॉल्व करने से मतलब कुछ टाइम बाद जब मुझे इम्प्रूवमेंट मिला तो मुझे डर चला गया था कि मेरे को पेपर देना है, पेपर आगे ऐसा नहीं। और पेपर जितना ज़्यादा दोगे ना उतना ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, फियर जाएगा पेपर का, और उसमें किस टाइप के कौन से कॉर्नर से पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, वो भी आइडिया मिल जाता है। अच्छा, और बच्चे ये लोग क्या करते हैं अभी, यानी बहुत सारे बच्चे करते हैं कि इस टाइम पे जब लास्ट पे टेस्ट सीरीज होती है, ठीक है, या लास्ट में जो टेस्ट पेपर्स हम लोगों के होते हैं वो टेस्ट पेपर्स वो बच्चे नहीं देते, तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे साथ भी ये हुआ था? तुमने भी लास्ट में पेपर्स नहीं दिए थे, या कुछ पेपर्स तुमने मिस किए थे, या तुमने अगर दिए थे तो तुम बाकियों को क्या सजेस्ट करना चाहोगी? पेपर्स देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, देने से तुम्हें क्या फायदा हुआ था? तो कुछ बताओ पेपर्स से रिलेटेड। ऐसा माइंडसेट हो जाता है कि अभी पेपर आ गए तो मुझे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, पेपर्स में टाइम वेस्ट होगा, बट ये बहुत गलत है कि पेपर्स में टाइम वेस्ट होगा, ये बिल्कुल नहीं होता है। जब जो टॉपिक तुम पढ़ रहे हो अगर उसके ऊपर टेस्ट नहीं दोगे तो पता कैसे चलेगा कि वो टॉपिक में कहाँ लैग कर रहे हो तुम लोग। तो पेपर्स देना चाहिए हमेशा, जितना इंटेंसिटी ऑफ पेपर एट द एंड होता है ना वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। वो दिमाग में थोड़ा बैठ भी जाता है कि मतलब ऐसा क्वेश्चन है, तो मतलब वो थोड़ा हिंट हो जाता है पेपर्स में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। स्पेशली बायो में तो बहुत हेल्प हो जाता है, क्योंकि जो मगिंग अप वाली चीज़ें होती है वो पेपर से बहुत आराम से याद हो जाती है। अच्छा, सिर्फ पेपर देना सफिशिएंट है किरण, या फिर उसे हमें एनालाइज, जैसे हम जो डिस्कशंस वगैरह करवाते हैं तो उसको एनालाइज करके फिर उसके ऊपर आप किस तरीके से डेवलपमेंट अपना कर सकता है बच्चा, वो भी बताओ जरा। पेपर्स को खुद एनालाइज करना ज़रूरी है, सेल्फ स्टडी करना ज़रूरी है उसके ऊपर कि तुमने क्या मिस्टेक्स की है, और मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज करके उसे इम्प्रूव करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम रिकॉग्नाइज नहीं करोगे तो नेक्स्ट पेपर में भी तुम वही मिस्टेक्स करोगे और स्कोर में कुछ खास बढ़ेगा नहीं, उल्टा नेगेटिव होता जाएगा। तो पेपर एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और जैसे एक और चीज़ बताना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी एक्चुअली कि लास्ट में एनसीईआरटी का रीडिंग, जैसे अभी 45 डेज ही बचे हुए हैं, ठीक है, तो एनसीईआरटी का रीडिंग या कुछ नया चीज़ पढ़ना क्या तुम सजेस्ट करती हो बच्चों को? नहीं, मतलब एनसीईआरटी मेरा तो ऐसा था कि मैंने एनसीईआरटी के जो साइड में ब्लैंक स्पेस था ना, जो इंफॉर्मेटिव था, मैंने सारी चीज़ें उठा के वहाँ रख दी थी। तो मुझे एनसीईआरटी पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, क्योंकि मैंने सारी चीजें एक साइड में लिख के रख चुकी थी, तो मुझे सिर्फ वो पढ़ना था और मुझे ये भी पता था। अच्छा, जैसे हम लोग बताते थे कि स्टिकी नोट्स पे लिख दो, शॉर्ट नोट्स बना लो, ओके, वैसा कुछ। तो मतलब मैं इतने बार वो चीज पढ़ चुकी थी, मुझे ये पता हो गया था कि ये चीज मेरे को इस पेज नंबर पे मिल जाएगी, इस लाइन में मिल जाएगी। यानी हम नए बच्चों के लिए ये चीज सजेस्ट कर सकते हैं कि जब भी आप एनसीईआरटी रीड करते हो तो एक नोट बनाइए, बिल्कुल हर पेज का जिस्ट आप एक निकाल लो और साइड में या तो वहाँ पे जगह है तो वहाँ लिख दो, या फिर वहाँ पे एक स्टिकी नोट चिपका दो, उसका जिस्ट उस पे लिख दो, ताकि आप जब भी दोबारा एनसीईआरटी रीड करना चाहो तो आपको पूरा पैनल नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप सिर्फ वो जिस्ट पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसमें क्या नहीं है। नए बच्चों के लिए सजेशन हो सकता है, ठीक है। और सेम गोज़ टू केमिस्ट्री आल्सो। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए एकदम मतलब बहुत ही सही चीज है, क्योंकि जो नीट वाले हैं अभी वो सब इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से उठाता है। अच्छा, ओके, तो इनऑर्गेनिक अगर हमें इनऑर्गेनिक पढ़ना है, मतलब इनऑर्गेनिक प्रिपेयर करना है तो हम एनसीईआरटी को ज्यादा फोकस करें, और ऑर्गेनिक के लिए मैंने आपकी कॉपी सजेस्ट करूंगी। मैं तो यहाँ के बच्चों के लिए मैम की कॉपी एकदम नहीं, अब तो सारे ही बच्चों के लिए मेरे नोट्स हो जाएंगे अवेलेबल, क्योंकि यूट्यूब पे हम लोग सारा सीरीज ऑर्गेनिक का दे ही रहे हैं, फिजिकल का भी दे रहे हैं, अभी ऑर्गेनिक ही चल रहा है, हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म चल रहा है, तो सारे ही बच्चों के लिए अब तो नोट्स मिल जाएंगे सभी बच्चों को
ना। और फिर PDF अगर आपको चाहिए तो फिर आप चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे ऐप पे जाएं तो फिर आपको हमारे नोट्स के PDF भी मिल जाएंगे। तो वह हम चलते हैं हमारे मेन डिस्कशन पे अब आगे। अच्छा किरण, कभी ऐसा नहीं हुआ बेटा तुम्हारे पूरे 2 साल की जर्नी में कि तुम्हें ऐसा लगा हो कि यार बस अब छोड़ दो यार, नीट वगैरह मुझसे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल टूट गई हो तुम एकदम, मैं कहूँ कि भाई डिप्रेशन में आ गई हो, डिप्रेशन इज अ वेरी ट्रेंडिंग वर्ड नाउ, है ना, एकदम डिप्रेशन में आ गई हो, एकदम डीमोटिवेट हो गई हो, तो ऐसा कभी नहीं हुआ तुम्हारे साथ? काफी बार हुआ है। स्टार्टिंग में हुआ है? ओके, हाँ ओके, इनफैक्ट सबको ही होता होगा, क्योंकि जब क्लासेस हमारी थी तब मैं थोड़ा टॉप 3 में रहती थी। फिर जब टॉपर थी तुम ओके, अच्छा टॉपर बन के आई थी किरण, तो किरण को लगा था एकदम वहां पे भाई एकदम टॉप वॉक कर लेंगे, एकदम टॉप 3 में रहेंगे। अच्छा फिर तो जैसे वो वाला जो सीन था जब सिलेबस कम हुआ था, जैसे जैसे सिलेबस एडअप होने लगा तब मेरा स्कोर नीचे नीचे नीचे। अच्छा। और मेरे जो फ्रेंड्स थे जैसे प्रांजलि वगैरह थी, तो वो लोग जैसे कांस्टेंट था उनका वहाँ पे एकदम फिक्स थी। 500 प्रांजलि के तो वैसे ही आ रहे थे हाँ, कंटिन्यूअसली। तो उसके मार्क्स देख के मैं ज्यादा डिमोटिवेट हो रही थी कि मतलब मैं भी तो उसके साथ वाली थी, मेरे को भी वही पढ़ा भी वही रहा है, मैं भी मतलब और हाँ कि मतलब सेम पढ़ रहे हो तुम लोग, फिर तुझे क्यों कम मार्क्स आ रहे हैं, वही चीजें हो रही थी। हम और ताने मारते थे पीछे से। हाँ कि फिर वही सिली डाउट्स, मतलब बहुत सारी चीजें हो गई थी। मैं बहुत मतलब काम नहीं रहती थी, जब पेपर देना होता है तब मैं बहुत सी मिस्टेक्स करती थी, और फिर वही आपके पास आना, सर के पास जाना। मेरे साथ तो जब भी किरण की डिस्कशन होती थी कि किरण तेरे मार्क्स कहाँ जा रहे हैं, तो किरण वाज लाइक पता नहीं मैम क्या हो जाता है पेपर में, पता नहीं क्या। अरे भाई पता नहीं, तेरे को नहीं पता बेटा तो किसको पता है, पेपर तो तुम ही दे रही हो, अब तुम्हें ही नहीं पता रहेगा तो किसे पता रहेगा। किरण हमेशा ये कहती थी पता नहीं मैम वो क्या रहे, मार्क्स कहाँ जा रहे मेरे। तो मेरे लिए मतलब मोटिवेशन पार्ट जो था, एक तो मैं सर के पास सबसे ज्यादा जाती थी। अगर मुझे डिमोटिवेट होता है तो सर के साथ बैठ के थोड़ा सा ही बात कर लो ना, मैं मतलब एकदम सब भूल जाती थी। इतना इन्फ्लुएंसिंग रहता था सर के साथ का कन्वर्सेशन। और वही सर के क्लासेस में, हाँ, और सर के क्लासेस में मतलब कोई भी कुछ टॉपिक चल रहा है पढ़ाई वाला और एकदम से सर के दिमाग में एकदम स्ट्राइक हो गया, तो बस पूरा उसी के ऊपर क्लास चला जाता था। तब तो मतलब ज्ञान की बातें, हाँ, तब इतना अच्छा रहता था, वो एकदम रिफ्रेश हो जाता था क्लास, ऐसे एकदम मोनोटोनस टाइप ऑफ नहीं रहता था सर के क्लासेस। इवन आपके साथ भी वही होता था कि क्लास चल रहा है और आपने अगर कुछ आपको याद आ गया तो बस पूरा डिस्कशन ही पलट जाता था। तब वो थोड़ा मतलब वो अच्छा भी था क्योंकि वो रिफ्रेशिंग होता था, वो रिफ्रेशिंग होता था क्लास में, क्योंकि बोर नहीं होते थे उस चीज से। और डिमोटिवेशन वाली बात है तो बीच में मैं थोड़ा फोन के साथ डेविएट हो गई थी। होता है मोस्ट ऑफ द बच्चों के साथ, पढ़ाई कम होती थी और फोन का यूज ज्यादा हो जाता था। तब सोशल नेटवर्किंग को लेकर के तुम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। तो तब मेरा जो स्कोर था वो बहुत ज्यादा हैम्पर्ड हुआ था, मतलब बहुत ज्यादा। और तब मेरे पेरेंट्स को देख, तू रात रात भर जगती है, तेरा स्कोर क्यों नहीं आ रहा है। अब मैं उन्हें क्या तो बताती कि मैं मतलब पढ़ रही हूँ बट नहीं पढ़ रही हूँ। और टीचर्स का भी वही था कि तुम्हारी मम्मी बोलती तुम पढ़ती हो बट मार्क्स नहीं आ रहे। तो तब बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हुआ। बट जब खुद से बताया कि नहीं हो रहा है पढ़ाई, तो अब नहीं करना है मेरे को, मतलब ऐसा आता था मन में कि नहीं करना है। बट फिर वही थॉट्स आते थे कि पेरेंट्स ने इतना किया है, टीचर्स इतना वर्कआउट कर रहे हैं, हाँ, तो फिर मतलब इतना अगर 2 साल वेस्ट किया है तुम लोगों ने, तो थोड़ा अगर फ्यू डेज में अगर तुम थोड़ा और काम कर लोगे उस चीज पे तो क्या पता हो जाए। तो फिर वही पेरेंट्स का पुशअप था पीछे से, फ्रेंड सपोर्ट भी था, और टीचर का सबसे बड़ा मेन रोल था वही था कि कुछ भी प्रॉब्लम हो हमारे पास आओ सीधा, हम हैं तुम्हारे पास। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे लिए मोटिवेटिंग तो वही था कि टीचर्स के पास जाओ, पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर सकते तो टीचर्स वो ऑलवेज। हम लोगों का तो ऑब्वियसली यही मोटिव रहता है कि भाई दोस्त की तरह रहो, फ्रेंड्स की तरह रहो, और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और बहुत ज़्यादा केयरफुल हम लोग रहते हैं तुम लोगों को लेकर कि भाई कोई भी चीज़ अगर है जो तुम अपने पेरेंट्स से नहीं बोल सकते हो, अपने एल्डर्स से नहीं बोल सकते हो, बिल्कुल आओ दोस्तों की तरह शेयर करो, है ना। जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको दोस्तों की तरह सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। वही चीज़ तुम्हारे केस में भी की थी हम लोगों ने। और डिमोटिवेशन अगर किसी को ओवरकम भी करना है तो वो चीज़ करो जो तुमको पसंद है, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। जैसे मैंने भी बीच बीच में चालू कर दिया था, किसको म्यूजिक सुनना पसंद है तो उसके थ्रू भी तुम को कर सकते हो। मैंने पेंटिंग शुरू की थी बीच में, तो वो मेरे लिए रिलैक्सिंग था। तो अगर डिमोटिवेशन से दूर होना है तो एटलीस्ट किसी से बात करो, तुम शेयर करो, या फिर नहीं शेयर करना है, नहीं छोड़िए एकदम, किसी से
बात करने की इच्छा, तो तुमको जो पसंद है तुम वो करो, बस Personal स्टडी से interest की चीजें कर लो। हाँ, स्टडी से डिविएट नहीं होना, क्योंकि अगर एक बार डिविएट हो गए तो लिंक नहीं बैठती, लिंक टूटनी नहीं चाहिए अगर डिमोटिवेट हो भी रहे हो तो। ओके, हाँ। तो इस तरीके से तुमने चीजों को किया, यानी जब तुम डिमोटिवेट हो गई थी तो फिर तुमने अपना पर्सनल इंटरेस्ट वाली चीजें की और फिर तुमने वापस ट्रैक पकड़ा, है ना, हम ऐसे कह सकते हैं। और फिर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ जिससे बहुत ज्यादा तुम एकदम डिप्रेस हो गई हो, फिर ऐसा कुछ? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, सॉरी, है ना, पर्सनल चीजें हम नहीं यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब फिर लास्ट एक स्ट्रैटेजी बता दो हमारे बच्चों को कि लास्ट 45 डेज में इन्हें किस तरीके से पढ़ना चाहिए। 45 डेज में तो एकदम तुम कुछ भी करो, बट एक फिक्स प्लान बना ही लो उनका कि ये टाइम टेबल होना तुमने चाहिए। क्या किया था लास्ट 45 डेज में? कितने घंटे पढ़ती थी तुम, कब सोती थी? मैं नॉक्टर्नल थी पहली बार तो, और यहाँ पे क्लासेस में उल्टी थी? बोल सकते हो। रात को जागती थी। तो यहाँ पे क्लासेस में मतलब सोनी सर ने आपने हमें प्रोवाइड किया था रात के टाइम पे भी, यहाँ पे कोचिंग होने के बाद अगर घर पे तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो रही है, तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो हमारे लिए ये भी फैसिलिटी थी यहाँ पे कि तुम लोग यहाँ पे रात में आओ, हम हैं यहाँ पे, तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो सकते हो, तुम सेल्फ स्टडी करो, कुछ भी करो। तुम्हारे टाइम तो मतलब हम लोग रात में भी यहाँ पे रुक रहे थे, ये सभी तो लॉकडाउन के कारण हम लोग रुक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोविड-19 के कारण कंप्लीट लॉकडाउन है, तो हमारे लिए भी मुश्किल होती है चीजें। बट जैसे लास्ट ईयर तो हम लोग पूरा रुकते थे रात में, और याद है हम लोगों को रात में लोग पूरा रात में 11 बजे बच्चे बैठे हैं पढ़ाई करने, और सुबह को 6 बजे हम घर जाते थे, राइट। रात को 11 बजे से 6 बजे तक नॉन स्टॉप हम लोग पढ़ाई करने बैठते थे, और नॉन स्टॉप हम पढ़ाई करते थे, और पता ही नहीं लगता था कि 11 से सुबह 6 कब बज जाते। मेरे लिए सबसे ज्यादा तो तभी हेल्प हुआ था, क्योंकि मेरी पढ़ाई दिन में नहीं होती थी, मैं मतलब मुझे 12 के बाद नींद आती नहीं थी, तो कुछ करने के लिए था नहीं, तो मेरा यहाँ पे आना का मोटिव लाइक बहुत सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि यहाँ पे मेरी पढ़ाई होती थी। Okay. तो वही 45 डेज के बाद, मतलब 45 डेज की बात करें लास्ट मंथ्स की, तो मेरा ऐसा था कि मैंने पहले से अपने सब्जेक्ट्स के नोट्स बना रखे थी। Okay, तो नोट्स बना रखे थे, तो तुम उससे ही गो थ्रू करती थी। Okay. नोट्स काफी हेल्प तो करते जिन हैं। लोगों ने भी नोट्स बना रखे हैं वो अपने नोट्स से गो थ्रू करें, हाँ। तुम ये कहना चाह रही हो। तो मैंने मतलब नोट्स वही कॉपी के जो सर पढ़ाते थे, आप पढ़ाते थे, उसी चीज से बनाई थी, बट थोड़ा अलग जो मुझे जल्दी समझे वो वाली चीजें मैंने बना रखी थी, तो मैं वही ज्यादा पढ़ती थी। उसके बाद जो पेपर्स यहाँ पे हुए थे मैं वो ज्यादा करती थी। मेरा कुछ रूटीन ऐसा था कि मैं सुबह 5-6 बजे तक उठ जाती थी, और फिर वही डेली रूटीन 7 बजे तक, उसके बाद यहाँ आ जाओ 8 वगैरह बजे, उसके बाद यहाँ पे पूरा दिन भर पढ़ो, क्योंकि सिलेबस तो बहुत पहले खत्म हो चुका था। Okay. तो तुम्हारे पास सेल्फ स्टडी करने का हाँ, था, या ऑन एन एवरेज कितने देर तुम सेल्फ स्टडी करती थी? लास्ट के फ्यू मंथ्स तो 10 to 14 आवर्स करना बहुत जरूरी है, अगर उससे भी ज्यादा कर सकते तो वेल एंड गुड, बट मेरा 10 to 14 आवर्स मिनिमम स्टडी करनी ही चाहिए, और जिसमें इक्वल टाइम हमें देना चाहिए Subjects को। ओके, इक्वल टाइम देना चाहिए, और 10 to 14 आवर्स मिनिमम हमें स्टडी लास्ट के दिनों में करनी चाहिए। तो किरण, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेकर कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स तुम बच्चों को सजेस्ट करना चाहोगी जो तुम्हें ऐसा लगा है कि इजी टू स्कोर है और पेपर्स में क्वेश्चंस भी वहां से आते हैं? कोई ऐसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स के नाम अगर तुम सजेस्ट करना चाहो मेरे बच्चों के लिए? हाँ मैम, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, EMF, AC, करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर। फिजिक्स में यहाँ से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोडायनामिक्स वाला पार्ट 12th के काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स, फिजिक्स में ये सब कुछ मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसमें। और वही केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक स्कोरिंग बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक काफी स्कोरिंग होता है, ज़्यादातर वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री देखें तो वो तो काफ़ी मतलब एकदम इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पे स्किप नहीं करना चाहिए। ओके। और उस चीज़ की तो आइडिया मिल जाती है, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते कि मतलब कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। यानी जैसे आप पेपर सॉल्व करते हो तो आपको आइडिया ज़्यादा मिल जाता है कि आपको कौन से वाले टॉपिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करना चाहिए। ओके। और वही बायोलॉजी में NCERT ज़्यादा करना चाहिए। और ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो अभी अगर आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि शीट्स में एक्स्ट्रा दिया है तो नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं है। अगर अभी आप पढ़ोगे तो जैसे मुझे पता है कि अभी मुझे बहुत ज़्यादा काम में आ रहा है ह्यूमन फिजियोलॉजी, वहाँ पे जितना दिया है उससे कहीं गुना ज़्यादा अभी है, पर अगर वहाँ पे बेसिक क्लियर करोगे, हाँ वहाँ पे बेसिक्स क्लियर करोगे तो यहाँ पे ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो ऐसा मत करो कि स्किप कर देंगे, ज़्यादा है NCERT में नहीं है, ऐसा नहीं करना। मेरी प्रायोरिटी NCERT होनी चाहिए, बट एक्स्ट्रा अगर नॉलेज है तुम्हारे पास, अगर बाई चांस आ गया बाहर से, तो इट विल हेल्प यू अगर शीट्स करोगे। यानी शीट्स अच्छे से पढ़ो, NCERT अच्छे से पढ़ो, फिजियोलॉजी वगैरह जैसी चीज़ों के लिए आगे भी फर्स्ट ईयर में भी वो चीज़ें आप लोगों को काम में आएगी।
अच्छा, कोई ऐसी प्रो टिप तुम देना चाहोगी बेटा हमारे बच्चों को कि उन्हें बहुत ज्यादा काम में आई, यानी ये वाली चीज तो होनी ही चाहिए, ऐसी कोई टिप? हाँ मतलब तुम लोग जो पेपर सॉल्व करते हो तो ऐसा नहीं कि स्कोर कम आया है या फिर टेस्ट कराना, ऐसा प्रिटेंड नहीं करना नहीं नहीं मुझे सब आता है, मुझे सब आता है। तुम खुद से इतना लॉयल रहो कि अगर तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हें इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो तुम उसके ऊपर वर्कआउट करो। अगर वर्कआउट करोगे तो तुम्हें उसमें इम्प्रूवमेंट मिलेगा। सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि सेल्फ स्टडी से तुम जितना अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप करोगे ना उतना टीचर्स के बताने से नहीं होता है। तो तुम वही कि जो स्कोर है वो दूसरों से कंपेयर भी मत करना, खुद से खुद कम्पीट करो कि अगर मैंने लास्ट टेस्ट में इतना आया है तो आगे वाले टेस्ट में इससे ज़्यादा आना चाहिए। यानी कि बताकर खुद से ऑनेस्ट रहो। हाँ, यानी खुद के डेवलपमेंट के लिए खुद से ऑनेस्ट रहो, ऐसा कहना चाहती हूँ। चलो ठीक है, फिर इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग कंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा एलैबोरेटेड एपिसोड हम लोग नहीं जा रहे थे वैसे भी, है ना। और आई होप आप लोगों ने चीज़ें कुछ सीखी होगी, कुछ बच्चे थोड़ा बहुत मोटिवेट हुए होंगे, और आई होप चीज़ें आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ पसंद आ रही है, ये सीरीज़ पसंद आ रही है, ये एपिसोड पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, है ना, इसको, वीडियो को। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये पहुँचे। तो अभी हम दोनों यहाँ से जाते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी हमारे अच्छे स्टार के साथ, एक हमारे नेक्स्ट एल्यूमिनाई के साथ मैं मिलूंगी आप लोगों से, जो फिर अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेगा, ठीक है। सो तब तक के लिए टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, बाय बाय एवरीवन।